मित्रों और सब वरिष्ठ साहित्यकारों, सबको मेरा नमस्कार। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं सोच रही थी वीरेंद्र सर को सुनूंगी। इनफैक्ट इन लोगों का नाम सुन के, सिमोटे सर, अखिलेश सर, मैं पूर्णिया से आने, अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ के आने का सोची कि मुझे जेएनयू जैसा माहौल दोबारा मिले, इन लोगों से कुछ सीखने का मौका मिले। बहरहाल अरुण सर ने मुझे पहले बुलाया, तो मैं तो सोच रही थी मुझे कुछ पॉइंट भी सर लोगों से मिल जाएगा बोलने के लिए। इतनी चालाक हो रही थी, चालाकी कभी काम नहीं देती है। खैर, उपन्यास इतना विस्तृत है, उसका दायरा इतना विस्तृत है कि उसे 10 से 15 मिनट में समेट पाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। 832 पेज का उपन्यास, अगर उसके बारे में और इतनी सारी जानकारियां हैं, सिर्फ कोरोना को लेके नहीं, तमाम मुद्दों को लेके, कोरोना के बहाने उस समय का समाज इस उपन्यास में बोल रहा है। तो उसे, जैसा कि इन्होंने कहा, युवा शोधार्थी हैं। इससे पहले मैं मिजोरम विश्वविद्यालय में थी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यह भी मुझे थोड़ा अपील कर रहा था। इस तरह का ही कार्यक्रम मैंने बहुत करवाया हुआ है 7 साल तक। अभी मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी साहित्य में। खैर, उपन्यास को लेकर मारियो वार्गास ल्योसा, इन्होंने किस तरह से उपन्यास की कथा वस्तु होनी चाहिए, इन्होंने एक जगह जिक्र किया है, एक पत्र लिखा है। बहरहाल उसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, कोट करूंगी। इनफैक्ट अन्य समय वे लिखते हैं कि शुरुआती दिनों में ही एक बार ही उसे लगा कि वह लिखी जा रही कहानी की केंद्रीय घटना को भी छोड़ दे, जिसके मुताबिक नायक को फांसी पर झूल जाना था। यूं ऐसा फैसला करने के साथ ही उसे कहानी कहने की नई तकनीक मिल गई, जिसका कि वह अपनी आगामी कहानियों और उपन्यासों के में बार बार इस्तेमाल कर सके। यह बिल्कुल ही सही बात है कि हेमिंग्वे की सबसे अच्छी कहानियां ऐसी खामोशी से लबरेज हैं, वाचक टुकड़े टुकड़े में कुछ कहता हुआ मानो बार बार कहीं गायब हो जाता है। अनुपस्थित सूचनाओं को आग्रहपूर्वक पाठक की कल्पनाओं के माध्यम से उसके मस्तिष्क में तैयार होने देते हुए कुछ इस तरह से कि पाठक उसे रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में लेकर चलता रहे। इस तकनीक को मैं, मतलब मारियो साहब कह रहे हैं, कि छुपे हुए तथ्य का नाम दूंगा, तथा लगे हाथ यह भी साफ कर देना चाहूंगा कि यद्यपि हेमिंग्वे ने इसे अपने तरीके से मोड़ा तथा बहुधा इस्तेमाल भी किया, लेकिन इस तकनीक की खोज उसने नहीं की, क्योंकि यह तकनीक उतनी ही पुरानी है जितना कि खुद उपन्यास। सत्य उपन्यास को पढ़ते हुए पीछे भी मैंने देखा कि किसी ने लिखा है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कि यह जो उपन्यास लिखा गया है, शायद मुझे लगता है दिवाकर सर ने लिखा है, हाँ, पटना के जो साहित्यकार, कि यह अपने आप में एक नया तकनीक ईजाद करेगा लिखने की, यह शैली उपन्यास लिखने की, जिस क्रम में इन्होंने लिखा है, जिस तरह से कथा का संयोजन इन्होंने किया है। या फिर अभी तिवारी साहब कह रहे थे कि इन्होंने रामचरितमानस के सूक्तियों को किस तरह से जोड़ा है, वह अगर मैं कहूँ तो। आगे वरदास साहब लिखते हैं कि किसी उपन्यास का लिखित हिस्सा उसमें कही जा रही कहानी का एक टुकड़ा भर होता है, जबकि पूरी कहानी विचार, संस्कृति, इतिहास, मनोविज्ञान, चीजों, भंगिमाओं तथा सैद्धांतिकी, जिसे कहानी को बोधगम्य बनाने वाले सभी तत्वों का अमलीकरण करती हुई शब्द सीमा में तय की गई दूरी से बहुत आगे तक जाती है। यहाँ तक कि शब्दाडंबरों से भरपूर, मिथकथ्यता से खाली तथा अति विस्तृत उपन्यास भी पूरा का पूरा अपने लिखित हिस्से में भी समाहित नहीं होगा। उपन्यास अति विस्तृत है दोस्तों, यह कहने से मैं द्वेष नहीं करूँगी। पूरे के पूरे पाठ को मस्तिष्क में समेट पाना मेरे जैसे नए शोधार्थी के लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे जैसा लगा। समय भी कम था, लेकिन जैसा कि बरगो साहब कह रहे हैं, लेखक जो लिखता है, जो कह देता है, भले ही वह पाठ बहुत विस्तृत भी क्यों ना, वो उस कहे से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनकहा भी रहता है।
बहुत सारी जगह मुझे ऐसा लगा कि उस विस्तृत उपाख्यान में भी कुछ न कुछ ऐसा है जो लेखक कहते कहते रुक गए, जो लेखक कहना तो चाह रहे थे। भूमिका भी लंबी हो गई, कथानक भी लंबा खिंचा गया, लेकिन जो मुख्य मुद्दे की बात थी वह उसका बस इशारा भर करके लेखक रह गए। कथानक लंबी गई जरूर, लेकिन वो जो कहना चाह रहे थे उसका उन्होंने इशारा किया है। तो मुझे लगता है कि अगर लेखक उपन्यास लिखने की इस पद्धति को देखें तो वह भी इनके लेखन में मुझे कहीं ना कहीं दिखा है। इसमें पात्र इन्होंने जो कोरोना मंडली एक चुना है या बनाया है, जिस तरह से इनसे बात हो रही थी घर में पर्सनल लेवल पे, तो बात की कि गांव जिस तरह से बदल रहे हैं आज के दौर में, खासकर उत्तर आधुनिक समाज में। शहर तो पहले से ही बदला हुआ था, कस्बाई जीवन भी बदल गया था, लेकिन जिस गांव को हम रोमांटिसाइज करते हैं कि हमारा गांव ऐसा था, हम गांव लौट के जाएंगे, या गांव के लोग इतने सहज होते हैं, इतने भोले होते हैं, गांव अब साथियों वैसा रहा नहीं। और कोरोना के समय जो दिल्ली से भगाए गए मजदूर या दिल्ली से एक तरह से समझ लीजिए कि निर्वासित किए हुए मजदूरों ने जो त्रासदियां झेली, और वो इस मोह में अपने गांव लौट के आने के लिए विवश हुए कि गांव में तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, गांव में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। अगर मैं अपने गांव के हवाले से कहूँ या आसपास के, चूँकि मैं 10-15 साल से गांव से बाहर ही थी, लेकिन इन दिनों 2-3 साल में गांव के करीब पूर्णिया को देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सहयोग की वह भावना, जिस भावना का देवनारायण सर ने पूरा का पूरा मेरे ख्याल से इन पर्सन, मुझे लगा कि यह एक यूटोपिया, इन्होंने एक ऐसा यूटोपिया रचा कि समाज के सच को ऐसा होना चाहिए। अगर समाज कभी इस तरह से विकराल परिस्थिति में आ जाए, औचक कुछ ऐसी स्थितियां हमारे यहाँ बन जाए, तो समाज किस तरह से एक साथ हो सकता है, खासकर युवा पर। और इस क्रम में उन्होंने कुछ बच्चों को लेके कथा, मुझे लगता है कि जितने भी वक्ता हैं या और भी लोग हैं, कथा तो पढ़े ही होंगे, तो कथानक जो बनाया, मतलब कि अहम का कैरेक्टर जो फिलोसोफर है, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। सहज, अपने नाम के अनुरूप ही सहज है। अच्छा, ये भी चीज़ सहज के कैरेक्टर में मुझे अपील किया कि वह एक तरफ तो पूंजीपति का बेटा है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है या उसकी जो सोच है वह आम सबाल्टर्न लोगों के लिए ज़्यादा है, और सबाल्टर्न लोगों के लिए ही वह ज़्यादा काम करता है। तो यह भी जो एक विरोधाभास की पूंजीपति का बच्चा आम लोगों के जनजीवन से नहीं जुड़ा रहता है, किस तरह से आम लोगों के जनजीवन से कट गया है या उनके दुखों से उसका वास्ता नहीं रहता है, इसको भी कहीं ना कहीं उपन्यास में मुझे लगा कि उठाने की कोशिश करते हैं। सायली, सहज, रामू ग्वाला, मंजरी और रामू ग्वाला और मंजरी का वो प्रेम प्रसंग पे मैं नहीं जाऊंगी ज़्यादा। मुझे जाति व्यवस्था के हवाले से लगा कि रामू ग्वाला की बात जब आती है तो शुरुआत में ही रामू ग्वाला और मंजरी जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वो एक बार पूछते हैं तुम्हारे क्या जाति है, या उस तरह से, और वो अपनी वो बोलता है कि मैं दूध बेचता तो जरूर हूँ, कर्म है या मेरा, लेकिन मैं मेरी जाति वह नहीं है। वहाँ भी हालांकि लेखक पूरी तरह से यह नहीं बताते कि वह किस जाति का है, लेकिन कर्म के आधार पर उसे सारे लोग रामू ग्वाला ही कहते हैं। और जैसा कि अभी वीरेंद्र सर यहाँ हैं ही, उपन्यास पर इन्होंने जो लिखा है खासकर गोदान पे, मुझे यहाँ से वो कनेक्ट करते हुए लगा कि जब गोबर गांव से शहर की तरफ जाता है और उसका मोहभंग गांव से हो जाता है कि यहाँ जमींदार हमें पिस रहे हैं, हमारे जो उसे लगा कि यहाँ तो वह जैसे एक कहते हैं कि नाम का भी समाज शास्त्र होता है। होरी जो उसका फादर पिता है उसको होरिया कहा जाता है,
जब उसका ज़मीन बिक जाता है, जब तक उसके घर में ज़मीन रहता है तब तक उसे होरी महतो लोग कहते हैं। जैसे ही वो छोटी सी भी ज़मीन का मालिक क्यों ना हो, ज़मीन उसका बिकता है और वो मजदूर बन जाता है तो उसे लोग हुरिया कहने लगता है। और इन परिस्थितियों से या इस तरह की मानसिकता से बचने के लिए जब एक युवा वर्ग शहर की ओर जाता है ललायत होकर, तो उस शहर में भी उसको इतना ही उसी चक्रीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं पिस जाता है। मतलब कि शहर में भी मजदूरों की स्थिति पूंजीपति वर्ग ने कुछ वैसी बहुत अच्छी करके नहीं रखी हुई है और उसका मोहभंग होता है और वो फिर गांव की तरफ आता है। तो ये मुझे लगा कि रामू वाला जब भले ही वो कोरोना कैबिनेट और कोरोना को बचाने के लिए दिल्ली जाता है, या फिर भगत सिंह से जोड़ते हुए सर ने जो लिखा है कि वो संसद में वो पर्ची फेंकने के लिए बहुत कोशिशें की, वो पूरा का पूरा हवाला है उपन्यास में। और अंतिम में लौटते क्रम में भी वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने कोशिश तो की थी लेकिन मैंने फेंका नहीं संसद में, या और भी लोग कि हमारी बेटियों का तो बलात्कार तो हुआ था लेकिन हम वहाँ थे नहीं जुलूस में, या फिर हमें लोगों ने बुलाया तो था धरना पे बैठने के लिए किसान वाले में, लेकिन मैं गया नहीं था। तो यह भी कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग की मानसिकता में यह जो एक भय बैठा हुआ है, खासकर उनमें सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन अगर कोई ऊपरी इसको इस तरह से मैं जोड़ सकती हूँ, वो जो IPS अधिकारी से नाम भूल रहे हैं सर, लेकिन सर बताएंगे, ब्रिज जो कोरोना मंडली के लोग जाते हैं IPS अधिकारी से मिलने के लिए, तो वो किस तरह से नाम में खैर क्या रखा है, वो किस तरह से उन बच्चों का माइंडसेट बदलने की कोशिश करता है कि मैं तो सरकार ब्रजेश ब्रह्मा जी, हाँ, मतलब कि वो तो सरकार के तलवे चाट ही रहा है और युवा वर्ग को भी वह चाह रहा है कि वह उसी दिशा में बढ़े। तो मैं वही कह रही थी कि सर बहुत ज़्यादा लिख कर नहीं, बहुत सारा इशारा इन्होंने किया है कि किस तरह से युवा वर्ग आज का युवा वर्ग जिसका कि अपना अस्तित्व व स्व से एक समाज की ओर होना चाहिए और समाज की तरफ बचाने में कहीं ना कहीं जो फिलॉसफर है वो पात्र वो उसे बचाता है, क्योंकि उसकी अपनी चिंतन शैली है। और वो फिलॉसफर बच्चा मुझे JNU का विद्यार्थी लगा, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं वहाँ से पढ़ी हूँ तो आपको ऐसा मेरी यह सोच लगी, या फिर आप जितने भी पात्र को प्रेमी प्रेमिका के रूप में मिलाने के लिए वो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी किले पे जाते हैं मिलने के लिए, तो हमारे यहाँ अरावली है, अरावली गेस्ट हाउस के बगल में अरावली है, जहाँ हम स्वतंत्र रूप से मिला करते थे। तो उस तरह की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं जो एक युवा वर्ग है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़े मजनू पाटिल है वहाँ पे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से वो कनेक्ट कर सकते हैं। कोरोना की विभीषिका को लेके सरकार की एक अगर कहें सरकारी व्यवस्था या सरकार की धज्जियाँ ना उड़ाते हुए भी आपने लेखक ने धज्जियाँ उड़ाई हैं, और यह मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत मार्के की बात है और बहुत हिम्मत चाहिए कि जिसका सरकार हो, जिस सरकार के मातहत आप काम कर रहे हो, उस सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लिखने का साहस कर सकते हैं। यह बड़ी बात है और मैं इसके लिए लेखक को बधाई भी देती हूँ। पत्रकार तो नहीं कर रहे हैं, पत्रकार का तो जो हालत है आप देख ही रहे हैं समाज में, लेखक वर्ग से एक कहीं ना कहीं हमें यह उम्मीद थी कि लेखक उन मुद्दों को उठाएंगे, उन समस्याओं को उठाएंगे जिस विभीषिका से आम जनजीवन त्रस्त हो चुका था। चूँकि पूर्णिया के मजदूर भी लौट रहे थे और पूर्णिया में मैं हूँ, पूर्णिया के बिहार के मजदूरों की जो बदहाल स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि वो बाहर क्यों जाते हैं और किस तरह से जैसे उनको भैया कहा जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान होते हैं कि जब हम दिल्ली जाते हैं तो हमें चिंकी कहा जाता है और हमें कहीं ना कहीं अलगाव बोध होता है। तो बिहारियों के साथ यही समस्या है, भले आप प्रोफेसर बन जाए या कुछ बन जाए, जैसे ही आपने बिहारी कह दिया या आपने घोड़ा को र सही से उच्चारण नहीं किया
तन जाती है, जेएनयू में भी होता था बहुत ज़्यादा। तो वो बिहारी मानसिकता को भी आपने एक किस तरह से रामघाट भले ही बिहार में नहीं है, लेकिन किस सकारात्मकता के साथ आपने इसे जोड़ा है, वह भी इस उपन्यास की मुझे लगता है कि एक उपन्यास का प्राण तत्व होगा है। मैडम एक लाइन है जी क्षमा चाहते हैं जरूर मैं उपन्यास जो राजनीति के विषय में आप बता रहे हैं कि कितना कैसे हिम्मत आपने किया है। सर ने एक लाइन लिखा है, जिस देश में हर दिन एक से एक राजनेता पैदा हो रहे हैं वहाँ वैज्ञानिक की जन्म कुंडली भला कैसे हो बन सकती है। बिल्कुल कितनी हिम्मत वाली बात है कहने की है उपन्यास में। हाँ, इस उपन्यास में यह भी दिखाया गया है सर कि धर्म और विज्ञान का किस तरह से तालमेल है। ठीक है कि जो रामचरितमानस का पाठ, कोविड हो रहा है तो रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं, या दिया जलाओ, और इस तरह की चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रकारांतर से इसे व्यंग्य के रूप में ही ली जाने वाली चीज़ें हैं ये, कि जेठ सर जब जाते हैं मंदिर में और वो किस तरह से उनको बस मैं सर 2-4 मिनट और लूँगी क्योंकि हमने कार्यक्रम करवाया तो हमें भंगिमा पता है। बोलने को है वो बोल अरे सबके पास जल्दी 9-10 लोग हैं, सभी बोल देंगे। नहीं धर्म को लेकर किस तरह से एक खास वर्ग इसे अपना बपौती मान लेता है, और वह कि दूसरे को किस तरह से दिखाया जाता है कि अगर आप कम्युनिस्ट हैं या फिर अगर धर्म पे विश्वास नहीं है, विज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो धर्म के बारे में आपकी जानकारी बिल्कुल सिकुड़ है। और इस भ्रम को भी आपने वहाँ तोड़ा है। जेठ सर जब हिंदू के बारे में भी बात करते हैं, कुरान के बारे में भी बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी उनको जानकारी है। धर्म में अगर हमें विश्वास नहीं है इसका मतलब नहीं कि धार्मिक कर्म कांडों से या धार्मिक रवायतों से हम परिचित नहीं हैं। इन चीज़ों को भी लेखक कहीं ना कहीं दिखाने उपन्यास में उन्होंने दिखाया है। निर्मल वर्मा एक जगह लिखते हैं कि हालांकि वो मैला आंचल के संदर्भ में लिखते हैं कि रेणु मैला आंचल में जो मायावी आभा है शब्दों के रंग की, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आंचलिकता मुझे इस उपन्यास में उस तरह से नहीं दिखी जिस तरह से आपको मैला आंचल वगैरह मतलब उस तरह के आंचलिक उपन्यास में दिखता है। फिर भी वो जो एक मायावी आभा है उपन्यास की, वह मुझे दिखा, खासकर मजदूरों के पलायन में और उस बीच की जो पूरा कथाक्रम है उसमें। मैनेजर पांडे एक जगह लिखते हैं कि उपन्यास की शक्ति, सामर्थ्य और प्रासंगिकता को निर्वाण रूप से स्वीकार करते हुए एक मुक्तिधर्मी आख्यान के रूप में उपन्यास सत्ता और सार्थकता में अधिक आस्था है। वे उत्तर आधुनिकतावादियों के उपन्यास के वर्तमान और भविष्य के बारे में अंतवादी घोषणाओं को खारिज करते हैं और उपन्यास के अस्तित्व को मानव जाति के अस्तित्व के साथ जोड़कर उसके भविष्य को उज्जवल देखते हैं। उनके अनुसार ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि उपन्यास का आधार आख्यान है और आख्यान मनुष्य के अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 2 दिन पहले पता नहीं उन्होंने पढ़ाया है, इसलिए 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था और सर हमारे साथ हैं नहीं अभी, प्रोफेसर पांडे। तो उपन्यास की जब बात आती है, उपन्यास की सामाजिकता पे उनकी बहुत, खासकर साहित्य और उसकी सामाजिकता पे बड़े बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। तो जो ये कहा जाता है कि उपन्यास या आख्यान मूलक जो कृतियाँ हैं वो लोगों में अभी उस तरह से स्थान नहीं बनाएंगी और उसका अंत होगा। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उनके अनुसार ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि उपन्यास का आधार आख्यान है और आख्यान मनुष्य के अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। उपन्यास के उज्जवल भविष्य की घोषणा करते हुए वे लिखते हैं कि रॉबर्ट स्कॉट ने कहा है कि भाषा की तरह ही आख्यान भी मानव अस्तित्व की बुनियादी विशेषता है। इसलिए उपन्यास का अंत मनुष्य और लोकतंत्र के अस्तित्व के अंत के साथ ही संभव है। तो ना तो मनुष्य का भले कोविड आ जाए, इस तरह की तमाम विपत्तियां आए, मनुष्य का अंत इस तरह से नहीं हो सकता है। मनुष्य इतनी जिज्ञासा है कि वह अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में भी अपने आप को सर्वाइव कर रख सके। और
उपन्यास भी इसी तरह है कि उपन्यास जब तक मनुष्य है, जब तक मनुष्य की भाषा है जीवित, उपन्यास जीवित रहेगा। और अगर हम रामघाट में कोरोना को पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब पाठक में अभी भी उपन्यास के प्रति लगाव है, क्योंकि 800 पेज पढ़ना इतना भी सरल और सहज नहीं है। धन्यवाद।